स्नानं जलं संज्ञामि सर्वे देवी लोचनार्भ्यो नमो नमः विद्यां संज्ञामि काशात् वदितं तोयमेलादसारं सर्वदीं मेरे राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती जी, हमारे हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व में एमएलए कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा जी, हमारे बरसत से प्रत्याशी सुभाष नटवालिया जी, हमारे पूर्व में विधायक मंजीत सिंह डोगरा जी, एपीएमसी के चेयरमैन हमारे अजय शर्मा जी, नशा निवारण बोर्ड के चेयरमैन नरेश ठाकुर जी, हमारे ओबीसी के कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर मोहन जी, हमारे ग्रामीण बैंक के चेयरमैन रामचंद्र पठानिया जी, सभी मंच पर विराजमान हमारे साथी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, पत्रकार बंधुओं, प्यारे साथियों, 2017 में यहां चुनाव हुआ। जब 2017 में चुनाव हुआ, मुझे बदौर से विधायक बनने का तीसरी बार मौका मिला। चुनावों से पहले ऐसा लग रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया जाए। और निश्चित तौर पर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और धूमल साहब को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया। हमीरपुर जिले के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि वो पहले 1998 से लेकर 2003 तक मुख्यमंत्री रहे थे और जब दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो उनका नाम जब घोषित हुआ तो हमीरपुर जिला में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो मिलता है काफी अरसे बाद मिलता है, कई वर्षों के बाद मिलता है। कई जिलों में आजादी के 70 साल के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं मिला। पहली बार, मैं माफी चाहूंगा, पहली बार मुख्यमंत्री 2007 से 12 में बने। और सुजानपुर का जब परिणाम आया, मेरा चुनाव निकला, जिसे हमीरपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं विधायक बन गया, सुजानपुर के लोग मेरे साथ बैठे हुए थे और हमें पता लगा कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। और एक बात में हम निश्चित थे कि प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश का विकास होगा, हमीरपुर जिले का विकास होगा। लेकिन घटना ऐसी घटित हुई कि प्रेम कुमार धूमल जी चुनाव हारे। जैसे ही चुनाव हारे, जो मुख्यमंत्री का घोषित प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी प्रत्याशी को घोषित कर दिया जाए, चुनावों से पहले उन्हें घोषित किया है।
हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जिस जिले ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया हो, जिस मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत किया हो, वो अपना चुनाव हार जाए और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जयराम ठाकुर जी बने। सबको आशा थी कि मुख्यमंत्री जिला से रहे हैं तो चाहे वीरेंद्र ठाकुर जी विधायक बने, चाहे उमेश कुमारी जी विधायक बनी, दलित समाज से आते हैं, हमीरपुर जिला को निश्चित तौर पर एक मंत्रिमंडल का पद मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हमीरपुर जिला को एक भी मंत्रिमंडल का पद नहीं मिला, जो विकास की गति थी वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में तो थम ही गई, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक प्रकार से ट्रांसफर तो होती रहती है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीत कर गए, उनके मन में एक विश्वास था कि हमें भारतीय जनता पार्टी का जिला रहा है, कोई ना कोई मंत्री बनेगा, पर मंत्री नहीं हुआ। घटना चलकर ऐसा घटित हुआ, 2022 का चुनाव हुआ। उससे पहले मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, पर मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से हटा दिया गया और चेयरमैन इलेक्शन कैंपेन कमेटी का बना दिया गया। यह पहली बार इतिहास में हुआ कि एक छोटा सा जिला जहां सिर्फ 5 विधायक थे, वहां से दूसरी विचारधारा का जो प्रतिनिधित्व करते थे कांग्रेस की विचारधारा का, उस जिला में पहली बार निचले हिमाचल को कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का मौका। और हमें 4 सीटें जिताकर मजबूती प्रदान की। हमीरपुर में विकास की गति मिली। मैंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का खुद आकलन किया। चुनावों से पहले जो यहां से आजाद विधायक चुनकर आए थे, हमने उनके कहने पर सारे कार्य किए। परिस्थितियां बदली, राजनीति की मंडी में वो बिक चुके थे। राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया, अपने हिम्मत नहीं हारे, हमने चुनौती का भी सामना किया। हमीरपुर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्रों में फिर चुनाव हुआ, मैं मुख्यमंत्री था। 2 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने फिर जीत हासिल की। एमएलए और मंत्री तो बनते रहते हैं, लेकिन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में हमें कोई कमी नहीं आने दी। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के समय में इस टाउन हॉल की हालत देखते बनती थी, क्योंकि मैंने यहां मीटिंग की थी। इतनी गंदी हालत इसकी थी कि इसके छत में टूट चुके थे। ये जो बस स्टैंड के सामने आपकी नई मार्केट बनी है महाराणा प्रताप की, और हमीरपुर में सभी सड़कों को चौड़ा करने के लिए, डबल लेन करने के लिए हमने पैसे उपलब्ध करवाए। आज सबसे ज्यादा डबल लेन सारी रोड जो है हमीरपुर जिला में चौड़ी हो चुकी है। और अभी 4 ऑफिस में यहां ला चुका हूं। और विचारना देखिए, हमीरपुर बस स्टैंड का शिलान्यास 2007 में हुआ। 20 साल बीते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 पैसा हमीरपुर के बस स्टैंड के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि जिस हमीरपुर का विधानसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उसकी किस प्रकार से विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए, उस दृष्टिकोण से हमने काम करना शुरू किया। जो हमीरपुर का बस अड्डा बनने जा रहा है, इस पर तकरीबन 130 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहे हैं। अगले अक्टूबर तक वो बनकर भी तैयार हो जाएगा। ये जो पुराना बस अड्डा है, इसमें हमें टाउन हॉल की तरह सिटी सेंटर
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और हमीरपुर के जिला के लोग एक जगह एकत्रित होकर वार्तालाप कर सके, बैठ सके और अच्छा इसका शॉपिंग मॉल बन सके। और तकरीबन इसमें भी 200 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है। प्रदेश में 2 एस्पिरेंट हमारे जो आकांक्षी जिला थे उसमें 2 मेडिकल कॉलेज चंबा और नाहन को मिले। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज क्योंकि हमारा फॉरवर्ड जिला था तो हमें मिला। मैंने उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और गुलाम नबी आजाद जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते थे, मैंने उसको स्वीकृत किया। पर कई नेता आते हैं, दौरा करते हैं और कहते हैं आपने स्वीकृत करवाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने स्वीकृत करवाया होता तो इसका नाम राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज ना रखा जाता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम से नहीं रखा जाता। झूठ की भी एक सीमा होती है। स्वीकृत करवाया 2017 में, फरवरी में मीटिंग हुई 2 मार्च को उसका 2 या 3 अप्रैल को और 179 करोड़ रुपया इसके लिए मिला और इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस की केस चला और 2018-19 में इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस हुई। लेकिन क्या 180 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनना था? मेडिकल कॉलेज की सिर्फ बिल्डिंग ही बननी थी या मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए हमें क्या स्थिति लानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं सोचा। हमने इसमें 450 करोड़ रुपया और दिया और मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज और दूसरे हॉस्टल्स का हम निर्माण करने जा रहे हैं और अगले 1 महीने में हम पूरी तरह से इस मेडिकल कॉलेज को शुरू कर देंगे। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मेडिकल कॉलेज उतने सामर्थ्य नहीं है। चाहे वो रेल चौक का, चाहे वो चंबा का है, चाहे नाहन का है, चाहे हमीरपुर का है। जब मैंने इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ किया, मेडिकल एजुकेशन को जब मैंने नीचे से देखा तो मुझे बहुत खुश हुआ। एक मेडिकल कॉलेज जो शिमला का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, IGMC, उसमें भी जो टेक्नोलॉजी है, यहां तो आई भी थी टेक्नोलॉजी। 19 साल पुरानी MRI मशीन लगी थी और यहां तो 15-15 साल पुराने एक्सरे की मशीनें लगी। अब 19 साल पुरानी मशीन लगी हुई, किसी सरकार ने नहीं सोचा जिस टेक्नोलॉजी से आपकी MRI हो रही है, जिस टेक्नोलॉजी से आपका CT स्कैन हो रहा है, जिस टेक्नोलॉजी से आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, वो पूरी तरह पुरानी हो चुकी थी। हमने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई आंदोलन कर ले, चमियाना, IGMC और डांडा और नेर चौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो एम्स में टेक्नोलॉजी लगी है दिल्ली में, PGI में भी नहीं, उस टेक्नोलॉजी को मैंने 4-5 मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करवा दिया है। अब टेक्नोलॉजी तो लग गई, उसके बाद अध्ययन किया गया। डॉक्टर कहां है? सबसे पहले तो हमें यह पता लगना चाहिए कि बीमारी क्या हुई है। बीमारी के लिए हम ट्रांसफर करते रहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, आप IGMC पहुंच गए, एम्स पहुंच गए। आज डॉक्टरों की बहुत कमी है और खासकर डायग्नोस सिस्टम में बहुत कमी है। मैंने पता किया कि कहां के मशीनों को चलाने वाले डॉक्टरों में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टीज के मेंबर है, तो सिर्फ IGMC को छोड़कर टांडा में भी उतने फैकल्टी के मेंबर नहीं है,
सिरों पर हमीरपुर को तो छोड़ ही दीजिए, चंबा और नानका उससे भी बुरा है। क्या होते हैं जब मशीनें लग जाए, चलाने वाले ना हो, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलता। फिर पूछा गया कि कमी क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तो पता लगा कि यहां हमीरपुर, नेरचौक, चंबा, मंडी, टांडा में पीजी की क्लासेज ही शुरू नहीं हुई है, ऐसा शिफ्ट ही नहीं शुरू हुई है। और मेडिकल कॉलेज ये लोग चलाते हैं, जहां 40 साल में 270 सीटें पीजी की हुई। हमने इस वर्ष, मैंने खुद व्यक्तिगत अनुरोध करके, व्यक्तिगत रुचि लेकर 240 पीजी की सीटें मेडिकल कॉलेज में 240 सीटें जब पीजी की होगी, तब उसके बाद एस्टैब्लिश होगी। आप हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जनरल हॉस्पिटलों में जाते हैं, क्या कमी है? आप सोचते हैं ये डॉक्टर है, कौन स्पेशलिस्ट है, क्या देख रहा है आपको, उस सब चीजों का हमने अध्ययन किया। पता लगा कि रेडियोग्राफर ही नहीं है, और रेडियोग्राफर की जो ट्रेनिंग करते हैं आईजीएमसी और टाटा में, पिछले 23 साल से 18 सीटें हैं। मैंने कहा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, हमने उन सीटों को बढ़ाकर ओटी, एनेस्थीसिया और रेडियोग्राफर की 50-50 सीटें की। दोनों मेडिकल कॉलेज से 50-50 रेडियोग्राफर 2028 में निकले। आज हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर रेडियोलॉजिस्ट रखना है, मैं 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, कोई नहीं मिल पा रहा। मैंने कहा उसकी सैलरी के अलावा 2 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे। हमें प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, हमने एडवर्टाइजमेंट किया 5-5 लाख में डॉक्टर नहीं मिलता, क्योंकि अच्छे डॉक्टर हमने उपलब्ध करवाए। ये व्यवस्था मेरे समय की खराब नहीं है। इस व्यवस्था को मैंने जानकारी प्राप्त की, हमारी सरकार ने जानकारी प्राप्त की। गांव का आम आदमी, आम परिवार का व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर को चेक करवाता है। हमारे डॉक्टर हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध ही नहीं करवाई गई। सोचता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, उसको इलाज का पता या तो पीजीआई में लगता है या एम्स दिल्ली में लगता है। 1000 करोड़ रुपया हर साल हमारे हिमाचल के लोग अपना इलाज करवाने के लिए हिमाचल से बाहर जाते हैं। कैसे हॉस्पिटल चलेंगे? हमने उस व्यवस्था को बदला है, और व्यवस्था जो बदली है उसमें समय लगता है। उस विचार को अपनी जामा बनाने के लिए अभी समय लगता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज है 2032 तक हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज होंगे, और यहाँ इलाज करवाने के लिए बाहर से लोग आएंगे। पैक्स क्या नहीं है, कैंसर में हम बढ़ते जा रहे हैं। एम्स में एमआरआई करवाने के लिए दिल्ली और इसमें 3-3 महीने की वेटिंग है। आपको कैंसर का इलाज होना है, 3-3 महीने की वेटिंग है। हम उस दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप रोज कृष्णा लैब, पैट लैब से टेस्ट करवाते हो, मैनुअल टेस्ट होता है आपका। हमने पता किया, दिल्ली के एम्स में मैंने डॉक्टरों की टीम भेजी, और वहां वर्ल्ड क्लास जो ऑटोमेशन लैब लगी है, वही 5 मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो चमियाना है, टांडा है, या आईजीएमसी है, या नेरचौक कालीपुर में 125 करोड़ रुपए की लागत से हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 4 महीने के अंदर वो मशीन पर खत्म हो जाए। सबसे पहले हमें इलाज करवाते हुए ये पता लगाना जरूरी है कि मुझे बीमारी क्या है। पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी खाने से इलाज नहीं होता है। जैसे जैसे बॉडी की शारीरिक क्षमता कमजोर होती जाती है, आपको बीमारी घेरती जाती है। आज रोबोटिक सर्जरी है, एक रोबोटिक
सर्जरी का इलाज करने के लिए 4 लाख रुपया लगता है। 4 लाख रुपया आज आईएमसी में है, टाटा में है, चमियाड़ा में है, नेहरू चौक में है, हमीरपुर में भी लगने जा रही है क्योंकि मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ एक किसी का ऑपरेशन करना है तो 1,30,000 रुपया खर्चा आता है। हमने कहा कि आम लोगों को सिर्फ 30,000 रुपए में इलाज करना है, 90,000 रुपया सरकार को। ये सब जो इलाज है ये आपसे संबंधित है। आप उनके नाम भी नहीं जानते होंगे, हमारा कैसा ऑटोमेशन है। और आप ये जो दर्द है आप जनता की, किसान की दर्द, महिलाओं की दर्द, मजदूर की दर्द, युवाओं की दर्द, जो सरकार उस दर्द को समझती है, उस दर्द को सोचकर योजनाएं बनाती है, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। आपको जलंधर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सीएमसी लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा। 6 महीने के भीतर हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में बेस्ट इलाज मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये ठीक है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन जल्दी ही आप पाएंगे कि घर के दरवाजे के पास आपको इलाज मिल रहा है। नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जापान की मदद से हम हमीरपुर में बनाने जा रहे हैं। नॉर्थ में अभी एक टीम जापान जाकर आई है। सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक 300 करोड़ रुपए की लागत से हम आपके जोड़संपड़ में बनाने जा रहे हैं। जोड़संपड़ में जगह उपलब्ध है और जो लोग ये दावा करते हैं वो अपना 20 साल का इतिहास बताइए कि 20 साल में तुमने क्या किया। हमें तो मौका 3 साल में मिला। हमने यहाँ का जो भी है, मेडिकल कॉलेज है, बस स्टैंड है और जो भी क्षेत्रों में विकास किया वो सब लोगों के सामने है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देते हैं। हिंदू हिंदू कहने के बाद हमसे बड़े कोई हिंदू हो सकते हैं? इन्होंने तो हिंदू धर्म के नाम पर जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या मंदिर में हो रही थी तो आधे दिन की छुट्टी की थी। हमारी सरकार ने तो पूरे दिन की छुट्टी की थी। हमसे बड़े सनातनी हो सकते हैं ये? हम गाय पूजन करते हैं, कंजका पूजन करते हैं और ये आजकल कांग्रेस के लोगों को हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाले भारतीय जनता पार्टी की दुकान खुल गई है। ये बस सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा धर्म हमें सिखाता है ईमानदारी से काम करिए, नैतिकता से काम करिए, पारदर्शिता से काम करिए। ये हिंदू संस्कृति है। इनके समय क्या हुआ? इनके समय क्या हुआ? यही कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है जहां हिमाचल के कई युवा एक सपना लेकर ये सोचते थे कि आज सरकार में रोजगार दिख रहा है और मुझे मेहनत करनी है और मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। अपने कैडर को मजबूत करने के लिए कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक करवाए गए, पेपर बेचे गए। कितने युवा जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहते थे, मेहनत करते थे, कभी नकल तक नहीं मारी थी, योग्य उम्मीदवार थे, वो सिलेक्ट नहीं हुए। जिन्होंने पेपर खरीदे, जिन्होंने पेपर लीक करने वालों से पेपर खरीदे, वो सिलेक्ट हो गए। आप लोगों को नहीं पता लगा। हमारी सरकार बनी, मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, पता लगा पेपर लीक भी करवाए जाते थे, पेपर बेचे भी जाते थे और मैंने इस कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। जो पेपर लीक करवा रहे थे, जो पेपर बेचा करते थे, सब जेल की सलाखों के पीछे गए, सब जेल की सलाखों के पीछे गए। पेपर लीक हुआ, लीक का कोई नैतिकता की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाना चाहिए। हजारों बच्चों ने नीट का पेपर दिया, मेहनत की, पेपर कैंसिल हो गया, लीक हो गया।
अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा तक नहीं मांग सके। ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदू संस्कृति है। पेपर लीक होने पर कोई नहीं मांग सके। पुलिस भर्ती पेपर यहाँ लीक हुआ, पटवारी भर्ती पेपर लीक हुआ। आज राज्य न्यायालयों में एक भी पेपर लीक नहीं होता है। सबको मेरिट के आधार पर नियुक्तियां मिलती है। और हमने तो और एक काम किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटन टेस्ट होता था। क्लास 1, क्लास 2 पोस्टों का, लेक्चरर का, कॉलेज के, स्कूल के लेक्चरर्स का वाइवा होता था। वाइवा के नंबर अलग से लगाकर सेलेक्ट करके जाते थे। रिटन के नंबर नहीं लगाए जाते थे, जोड़े नहीं जाते थे। मैंने कहा ये मेरिट के साथ अन्याय है। जिसने रिटन में नंबर लिए वो सिलेक्ट हो गया, एक बार पेपर सिलेक्ट में हो गया। मैंने वाइवे के साथ रिटन के नंबर भी जोड़े। आज पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रिटन में नंबर लाता और जो पर्सनल में नंबर लाता, उन दोनों को जोड़ने के बाद आज उसकी सिलेक्शन की जाती है। ये पारदर्शिता। ये क्या कर रहे थे? ये बस एक बार नंबर मनवा के पास करवा लेते थे, फिर उसको सिलेक्ट कर देते थे। कहते थे हमारे कैडर का। अरे पूरा समाज हमारा, चाहे वो 75 लाख की जनता है, हमारे समाज की अपनी जनता है। वो कैडर नहीं देखती कि बीजेपी का कैडर है, कार्यकर्ता का कैडर है। वो ये देखती है जो सत्ता में आते हैं, जिनको लोग चुनकर भेजते हैं, कि सत्ता में बैठने वाले शासक जो होते हैं वो ईमानदारी से काम करे। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, और अच्छे प्रशासन से सरकार को चला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? ये इन्हीं की सरकार के समय का है। हमने क्या रहे? जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। सरकारी स्कूल के शिक्षा के स्तर के गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया गया। और क्या पाया गया कि 2021 में, हम तो नहीं थे, 2021 में ये पाया गया कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा में हम पूरे देश में 21वें नंबर पर है। 21वें नंबर पर, 21वें नंबर पर ताली बजाने की जरूरत नहीं हो रही। 21वें नंबर पर है हमारी सरकार है। हमने फैसला किया, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने फैसला किया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की जरूरत है। 3.5 साल के बाद उसी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्ययन किया। इनके समय 5वीं का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, माँ बाप बड़ी आशा के साथ सरकारी स्कूल में भेजते थे। सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो टीचर है वो टेस्ट के थ्रू लगे हुए थे। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था। ये अध्ययन केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जयराम ठाकुर की सरकार कर दी। और जब हमारी बारी आई, हमने मूलभूत परिवर्तन किया। आज हम उसी केंद्र की सरकार ने हमारे सरकारी स्कूलों का गुणात्मक शिक्षा का अध्ययन किया। हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हिमाचल की सरकार एक फैसला करेगी कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी सीबीएसई में पढ़ेंगे। क्योंकि कोई सीबीएसई स्कूल खुलता है, उसकी फीस 50,000 का साल की है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस 2,000 रुपए है। जब मैंने 150 स्कूलों की सरकार घाट में घोषणा की, अधिकारी और कई लोग मंत्रिमंडल के सदस्य मेरे से पूछने लगे कि ये आपने गलत घोषणा कर दी है, इसको धरातल पर लाना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा गांव से पढ़ने वाला बच्चा एचपी बोर्ड में पढ़ रहा है, खुशी, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन साथ ही अगर वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ेगा तो उससे अच्छी बात और क्या होगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सीबीएसई की एक ही शिक्षा है और भविष्य की चुनौतियों का वो सामना करेगा। फैसला हुआ, कैबिनेट ने प्रपोजल को
स्वीकार कर लिया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी हमने सीबीएसई स्कूल किए उनमें 24,000 सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि अभी लोगों को आशा कम है कि अच्छी तरह चलेंगे। फिर हमने टीचर की नियुक्ति करनी शुरू की। पिछले बार हमने प्रिंसिपलों की नियुक्ति आगे जिलों में कर दी है, आगे में आगे करने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कैसे बच्चों की क्वालिटी में सुधार किया जाए, हमने इसके कैडर को चेंज करने की कोशिश की और टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ में इंटरव्यू करवाए कि 5 साल तक क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और टेम्परेरी बेस पर 5 साल के लिए टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ, टीचर फिजिक्स, टीचर केमिस्ट्री, टीचर बायोलॉजी, कॉमर्स के सारे टीचरों में टेस्ट हुआ। राज्याचार्यों ने टेस्ट किया। आपको बताना चाहता हूं 10 महीने के लिए 25,000 रुपए मिलेगी। जैसे ही इंग्लिश और मैथ का रिजल्ट निकला सब टीचरों ने ज्वाइन कर लिया और मेरिट कितनी गई जो बच्चे, उनके पास कंडीशन ये है इन सीबीएसई स्कूलों में कि आप प्री नर्सरी से लेकर +2 तक सबको बच्चों को पढ़ाएंगे। 84% वाले टीचर लगे हमारे, 84% वाले, कुछ जगह 60 वाले भी लगे, लेकिन 84% की बड़ी मेरिट गई और शिक्षा में तुरंत बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है, ये बदलाव आज की जरूरत है। अगर अपने बच्चों की भविष्य की चुनौती का सामना करना है और भविष्य से में जो बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करना है, तो हमें शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करना होगा। राजीव गांधी डेढ़ स्कूल बन रहे हैं। शिक्षा, हेल्थ, ग्रामीण विकास हमारा मूल मंत्र है, पर्यटन हमारा मूल मंत्र है। कोई ये नहीं सोच सकता था, जयराम ठाकुर जी ने तो सोचा था कि मंडी में मैं पल में एयरपोर्ट बनाऊंगा, मेरा ड्रीम है। आप सत्ता में थे, आप अपने ड्रीम को पूरा करके अच्छा होता, हम आपका सहयोग करते। हम पूरे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना सजाए बैठे। आज जो गग्गल का एयरपोर्ट है, आज उसमें लैंड एक्विजिशन हमने 2,500 करोड़ रुपए के पैसे बांट दिए। हमने सपना नहीं सोचा, हमने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में आगे बढ़े। पूरी लैंड एक्विजिशन 3,500 करोड़ रुपए की हम बांटेंगे। अगर हमारे में आर्थिक तंगी है, ये पैसा भी तो हम कर रहे हैं। हमारे हाथ बांधने की कोशिश की गई, लेकिन हम चुनौतियों का सामना करके उठे हैं। 23 साल से माइक राव का केस हो रहा है, उससे किसी ने नहीं जीता, कोई पैसे नहीं लिए। मेरे साथ भी बातचीत करने आए, मैंने कोई समझौता नहीं किया। 401 करोड़ रुपया सरकार की ट्रेजरी में डलवाया, बिल्डिंग और जो होटल है अपने सरकार की जवाब पर करवाया और हर महीने उससे 2.25 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। जेएसडब्ल्यू का केस हाई कोर्ट ने भी उनके समर्थन में कर दिया। 1.5 साल से सरकारी वकील ने अपील तक नहीं की, अधिकारी ने ध्यान तक नहीं दिया। मैंने जब मीटिंग ली तो मैंने पाया कि हमारे 250 करोड़ रुपया हर साल के कट जाते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, कहते कि टाइम ओवर हो गया, मैंने बड़े वकील किए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। आज 250 करोड़ रुपया प्रत्येक साल का हमारे गिराने लगा। इन्होंने क्यों नहीं किया? पिशावरबाद पर समझौता वाला था, यही जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, यही डबल इंजन की सरकार थी। अभी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार हमारा दुगना विकास करवाएगी, ऐसा विकास करवाएगी कि जो प्रदेश की संपदा है उसको खुलदार कर देगी, खुलदार कर देगी। ये विकास इन्होंने करवाया। पिशावरबाद पर उत्तराखंड और हिमाचल का पानी राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा को चाहिए। मैंने समझौता पढ़ा, मैं भी आंखें बंद कर सकता था
किया। मैं भी ये सोचता कि 5 साल ये कोई जवाब नहीं है, मेरे से बड़े बड़े उद्योगपति संपर्क में साध रहे हैं। मैंने वो चीज नहीं की। मैंने कहा ये समझौता प्रदेश के हित में नहीं है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि मेरे हित में नहीं है। सीआर पाटिल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, मीटिंग हुई, मैंने कहा मैं इस समझौते को नहीं मानता। डिप्टी सीएम को उन्होंने अनुरोध किया कि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने सीएम साहब को बुलाइए। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के हित की बात है, सीएम साहब ही इसमें फैसला करेंगे। होम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग हुई, मैंने उसे स्पष्ट कहा जिन लोगों को पानी की जरूरत है, जो राज्य प्यासे हैं, उनको तो आप राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट कह रहे हो, 90% केंद्र सरकार दे रही है, 10% राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली दे रही है, और जो उससे बिजली बनेगी 2 रुपए 30 पैसे के उस समय के हिसाब से उसका पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। पानी हमारा, अगर पानी लेना मना नहीं है, लेकिन जो बिजली पैदा होगी हम देंगे। हमने कहा नहीं, ये समझौता मुझे स्वीकार्य नहीं है। उत्तराखंड के सीएम ने बोला कि ये सीएम हिमाचल ठीक बात कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई उत्तराखंड के सीएम की। मैंने कहा कि समझौते पर मैं हस्ताक्षर करने में असमर्थ हूं। आईएएस ऑफिसर होते तो कर देते, जयराम ठाकुर जी ने तो कर ही दिया था, उन्होंने तो समझौता किया, मैंने नहीं किया। और अंत में हमारी बात मानी गई। आज 5 साल बाद उसमें 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के राज्य के खजाने, अगर ये पैसा आपके खजाने में आता है तो इससे सरकारी योजनाएं चलती है, हॉस्पिटल बनते हैं, शिक्षा संस्थान अच्छे होते हैं, पेंशन दी जाती है। ये हमने किया। और जो दुगना विकास की बात कर रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है और अगर प्रदेश में भी हमारी सरकार आती है, प्रदेश में भी कहते हैं हमारी सरकार आती है, परंपरा चली है कि 5 साल बाद बदलाव होता है, तब दुगना विकास करेंगे। पहले तो मैं एक बता देना चाहता हूं, हिमाचल की जनता प्रदेश की संपदा को लुटाने वालों को नहीं लाई। पहले आप 5 फुट तो ये सहमति बना ले कि आपके एमएलए कितने जीत कर आ रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने एमएलए 28 है, उसमें से 16 एमएलए के चुनाव नहीं जीते और पिछली बार से भी कम सीटें आएगी। और जयराम ठाकुर जी जो रोज बयान दे रहे हैं विचारों के साथ, ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम बने हैं रमन सिंह जी, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें स्पीकर पद पर संतोष करना पड़े, तो कहीं जयराम ठाकुर जी को भी स्पीकर पद पर संतोष न करना पड़े। छत्तीसगढ़ में सीएम थे रमन जी, तो ये चीज कहना, जो प्रदेश की संपदा को लुटाता है उसे जनता कभी नहीं लाती है। क्यों लाएगी? में 5000 बीघा नालागढ़ बद्दी में 5000 बीघा, आपके तो 1 कनाल की रजिस्ट्री होती है और उसमें पैसे लगते हैं स्टैंप ड्यूटी के। बाहर जो बैठे टैक्स करने वाला वो भी पैसे लेता है ना, नहीं लेता? फिर तहसीलदार के सामने जाते हैं, फिर बोलते पैसे दे दिए। इन्होंने क्या किया? जो दोगुना विकास की बात कर, 5000 बीघा की जगह 1 करोड़ रुपए के लीज पर बिना रजिस्ट्रेशन फीस के, बिना स्टैंप ड्यूटी के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। अगर उस नालागढ़ बद्दी की 5000 बीघा का आकलन किया जाए तो वो 5000 करोड़ रुपए की जगह है। ये काम इन्होंने किया। हिमकेयर में हिमकेयर योजना स्टार्ट की, इतना बड़ा घोटाला हिमकेयर में हुआ है। कहते हैं कि मेरे द्वारा शुरू की गई योजना को आप बंद कर रहे, नहीं, हम बंद नहीं करें। आपके द्वारा शुरू की योजना में जो घोटाला हुआ है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। महिलाओं की बच्चादानी का तो ऑपरेशन होता है। क्या आपने सुना कि हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया? ये घोटाला उन्होंने किया, फटाफट बिल बनाए, ये देखा भी नहीं
ये देखा भी नहीं और करप्शन की मैंने उसके इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। 1000 करोड़ रुपया जो आपका पैसा था, 1000 करोड़ रुपया, जिसमें 550 करोड़ प्राइवेट हॉस्पिटलों का पैसा जो उसमें अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो लुटा दिया गया। जब सरकारी हॉस्पिटल में मैं 5 लाख रुपए पर डॉक्टर नहीं मिल पाया, आप अंदाजा लगाइए किस तरह जनता को बेवकूफ बनाया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर के हॉस्पिटल भी पैनल करवा दिए गए। हम सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर लाने के लिए 5 लाख 6 लाख रुपया दे रहे हैं, उनको 500 करोड़ रुपया हिंदू घुटाने के दे दिए। इंक्वायरी चल रही है क्योंकि बीजेपी ने मांग की, हमने उनकी मांग कर इंक्वायरी कर दी। ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया। हम इनसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। हमीरपुर, कांगड़ा, उन्ना, बिलासपुर मंडी के लोग फौज में भर्ती होते थे। मैं अपने गांव में देखता था, सवेरे 4 बजे उठकर युवा साथी दौड़ लगाए थे, होते थे और कहते थे कि मैंने फौज में भर्ती होना है। और इन जिलों में फौज में भर्ती होने वाले जो हमारे फौजी है, सर्विसमैन है, उनका बहुत बड़ा योगदान इसके विकास में है। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई, अच्छे शिक्षा संस्थान में बच्चे पढ़े। अब क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 12 साल पुरानी सरकार ने फौज में भर्ती की, जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर कमी कर दी है। किसी एमपी ने सवाल नहीं उठाया। सबसे ज्यादा परमवीर चक्र देने वाला प्रदेश हिमाचल प्रदेश, देश का सर्वोच्च परमवीर चक्र रक्षा के क्षेत्र में देश में गुणगान होने वाला 4 परमवीर चक्र जीतने वाला हमारा प्रदेश, उसकी फौज की भर्ती में परसेंटेज कम कर दी गई। फिर अग्निवीर भर्ती बंद कर दिए गए। 4 साल बाद लोग यहां में अग्निवीर, फिर मनरेगा बंद कर दिया गया। और इस राज्य के जो 1952 से आरडीजी मिल रही थी, हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया हमको मिल रहा था, वो बंद कर दी गई। 50,000 करोड़ 2026 से 31 तक हिमाचल प्रदेश को मिलना था, वो बंद कर दी गई। फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल के लोग वोट देंगे? पेपर भर्ती, पुलिस भर्ती पेपर लीक इन्होंने करवाया। राज्य जो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें पटवारी भर्ती लीक इन्होंने करवाया, पेपर इन्होंने बेचे, प्रदेश की संपदा को इन्होंने बेचा, मनरेगा काम इन्होंने करवाई, सिर्फ इस नाम पर कि राम मंदिर बनाया। हमारे सब धर्म में राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, राधा जी का भी मंदिर है, सबकी पूजा होती है। सुबह उठकर हम सब लोग पूजा अर्चना करते हैं, अपनी संस्कृति को से हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि हम अच्छा इंसान बने, समाज के अच्छे लोगों की सेवा करें। कोई कुछ करे नहीं, फिर भी बीजेपी अगर चुनाव जीतती है, नहीं जीतेगी वैसे, लेकिन इस जिला में अगर जीतती है तो इस जिले का दुर्भाग्य होगा, प्रदेश में तो कोई मानने वाला है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 1.5 साल है, हम प्रदेश के विकास में आगे बढ़ेंगे, बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रयास है कि जो पैरा मेडिकल स्टाफ है इस दिसंबर तक सभी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो जाए। इनके समय हॉस्पिटलों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या 35% थी। कितनी थी? 35% के करीब। हम उसको बढ़ा रहे हैं, 85% के करीब पहुंच चुके हैं। हम अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं लेके आए, हम विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए योजना लेके आए, हम आम आदमी के परिवार के लिए भी योजना लेकर आए कि जिसकी 12 लाख रुपया साल की इनकम होगी, उसका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, IIT में जाता है, IIM में जाता है, नीट में सिलेक्ट होता है, उसको 1% के ब्याज की दर पर 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा। आप उसकी एप्लीकेशन हायर एजुकेशन में दे सकते हैं और आपका पैसा पूरा हो जाएगा। ये पैसा आपका,
हम लोग तो 5 साल के लिए संरक्षक पढ़ के आते हैं, 5 साल बाद आप उसको चुनकर भेजते हैं, आप फैसला करते हैं कि हमें किसको चुनना है, और उसके बाद इस लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होता है उसके आधार पर सरकारें बनती हैं। हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपको भी चश्मा बदलने का समय आया है। यहां भी हजारों रुपए की संपत्ति को लूट लिया गया, माइनिंग में हजारों आपकी संपदा, खड्डों से जो रेता रोड़ी निकल जाता है वो किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं होती, सिर्फ अपनी जमीन ही अपनी संपदा ना मानिए, राज्य की संपदा भी होती है। आपको उस काले चश्मे को उतार कर देखना है, और भविष्य में जो चुनाव होगा उसमें उस ईमानदारी वाले चश्मे को देखना है कि किसकी नैतिकता मजबूत है, कौन आपकी सेवा कर सकता है, कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर सकता है, किसके मन में दर्द है, किसके दिमाग में आपकी पीड़ा है, वही व्यक्ति आपकी यहां से चुनकर आना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, हम उसमें आपको महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज बेचारे 12 आदमी थे जिनको शॉपिंग दुकान थी, उनको हमने दुकान दी, जो आगे दरबार वाले हैं। आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी दरबार वाले बेचारे बैठे गरीब लोग हैं, मैं एक बात क्या कहना चाहता हूं, हम उस जगह भी आपको जगह उपलब्ध करवाएंगे जो सिटी टाउन बन रहा है, जो शॉप भी बन रही है। तब तक आपके लिए जो हमको करना होगा हम उसको करेंगे, लेकिन जो नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी जो हमारे दुकान छोड़कर जाएंगे, आने वाले समय में जब वो बनेंगे तो हम आपको दुकान उपलब्ध करवाएंगे। मैं एक और योजना लेकर आ रहा हूं, कई परिवारों के घर सदियों से एक बंगला एक विश्वा में सरकारी जगह में बने पड़े हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, कल ही हम आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेते हैं, जो एनक्रोचमेंट है, एक बंगला एक विश्वा या 5 बंगले 5 विश्व है, जो पूर्वजों काल से चली आ रही है, उसको लीज पर देने पर हमारी सरकार भविष्य में विश्वास करती है। हम इस सरकार से भी आगे, क्योंकि उनका किसी का कमरा बन गया, कोई रोता हुआ आता कि आज तो दिया, ये हिमाचल के लोग हैं, तो इनके लिए भी हम एक योजना लेकर आ रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी ये सारी चीजें, जो एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या स्कूल को एचपी बोर्ड का कर दिया जाए, भाई उसमें फीस भी तो एचपी बोर्ड की है, सीबीएसई में अच्छा पढ़ाओ, उसको गर्ल्स को सीबीएसई किया जा सकता है, वो उपचार किया जाएगा जो अपने काम। लेकिन जब फीस एचपी बोर्ड की है तो बच्चों को अच्छा पढ़ाने में हर्ज किया है, तो उसको सीबीएसई ही रहने दे, नया गर्ल्स स्कूल में सीबीएसई कर देते, तो बंद नहीं करते, नहीं तो दोनों में बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। एचपी बोर्ड के बारे में विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। जो रामलीला ग्राउंड है और लोकल बस स्टॉप की जो प्रॉब्लम सुनील शर्मा जी ने बताई है उसको आगे देखा जाएगा, और जो हो सकता है उसको किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस क्षेत्र को नगर निगम इसलिए बनाया गया है ये बताना चाहता हूं। ये भी हमने बनाया है, इसमें कोई टैक्स किसी को नहीं लगेगा, पर पैसा बहुत भरपूर मिलेगा। आने वाले 5 सालों में जो भी नगर निगम क्षेत्र में हमारे क्षेत्र आए हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। और दूसरा, कुछ क्षेत्र नगर निगम का बाहर निकलना चाहता है उसको भी हम बाहर निकालने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ।